Hi students, this is Ananta and you're watching me on Richa Educational Institute. तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। पिछले वीडियो ने हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा सेल साइकिल पूरा। सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन है कि एक सेल है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिवीजन हो रहा है। तो ये सेल साइकिल जो था वो G1 S G2 फेजेस में, और ये M फेज जो था माइटोटिक फेज, ये माइटोटिक फेज ही है सेल डिवीजन हमारा। इस माइटोटिक फेज में आके सेल डिवाइड करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोटिक फेज में क्या होता है। माइटोटिक फेज, now this M phase or mitotic phase is divided into two phases, that is karyokinesis and cytokinesis. Now what is this karyokinesis? It is the division of nucleus. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक सेल है, सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब सेल है, न्यूक्लियस तो यहाँ पे डिवाइड हो ही गया था, दो न्यूक्लियस बने हुए हैं। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा और दो सेल्स विथ टू न्यूक्लियस, ये जो बनेगा, दिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो माइटोटिक फेज इज डिवाइडेड इनटू टू phases, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is division of nucleus and cytokinesis is division of cytoplasm. अब ये karyokinesis, इसको एक्सप्लेन करते हैं karyokinesis को। Karyokinesis is divided into four phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So karyokinesis is divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. अब ये प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में ये सेल है, सेल में इससे पहले कैरियोकाइनेसिस में घुसने से पहले, मतलब एम फेज में घुसने से पहले, सेल में न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, मतलब कि क्रोमैटिन नेटवर्क बना हुआ रहता है। जैसे एक वुल होता है, वुल जैसे नेटवर्क बना के रहता है, वैसे डीएनए वैसा बना हुआ रहता है। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज फेज में जब सेल घुसता है तब कैसा होता है, सेल का ये जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो डीएनए है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज में क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है और डीएनए जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने लगता है, क्रोमोसोम जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाता है प्रोफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ये सेल है, अच्छा यहाँ पे प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेंट्रियोल दो पोल्स में जाने लगते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर एक प्रोटीन है जो कि
क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दिस इज सेंट्रियोल एंड these are the spindle fiber which are attached with the centrioles। अब मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर से ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स यहाँ पे कि जो कंडेंस हुए थे वो ऐसे एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। मतलब कि दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन बनाते हैं। इक्वेटर में क्रोमोसोम्स आके ऐसे सेट हो जाते हैं और इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो ये प्लेट ऐसे क्रोमोसोम का जैसे प्लेट हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्लियर? मेटाफेज। नाउ एनाफेज, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। जो भी हो रहा है यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबसे कम टाइम लगता है एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, ये सेल है, यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल के और कुछ रहा ही नहीं, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर से ऐसे अटैच्ड है और क्रोमोसोम से भी अटैच्ड है। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से भी अटैच्ड है। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, फिर मेटाफेज होने के साथ साथ ऐसे दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। मतलब कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स ये इस तरफ वाले इस तरफ से क्रोमोसोम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, और इस तरफ वाले जो सेंट्रियोल के तरफ वाले जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ से क्रोमोसोम को खींचेंगे। अब दोनों तरफ से जब क्रोमोसोम को खींचने लग जाते हैं तो फाइनली क्या होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड इधर चला जाता है और दूसरा वाला क्रोमैटिड जो है वो इस तरफ चला आता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे बना हुआ होता है, दिस इज अ क्रोमोसोम and this has two chromatids. This is one chromatid and this one is the another chromatid. And this is centromere. So क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, क्रोमैटिड्स एंड द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों तरफ वाले जो क्रोमैटिड्स हैं वो दो तरफ चले जाते हैं, एक इस पोल की तरफ में जाने लगता है, एक इस पोल की तरफ में जाने लगता है। तो क्रोमैटिड्स ऐसे अलग हो जाते हैं एनाफेज में। और टेलोफेज में क्या होता है, फिर सेल में यहाँ पे इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाता है। दिस इज सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिड्स, और फिर फाइनली इसके आसपास में यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाता है। और ये ऐसे नहीं रहता है, फिर ये जो ऐसे था पहले क्रोमैटिन नेटवर्क, वैसा ही फाइनली ऐसे बन जाता है। सो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज में हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लगता है और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम बनने लगते हैं। मतलब कि डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बन जाते हैं। मेटाफेज प्लेट का मतलब हुआ सारे क्रोमोसोम आ गए इक्वेटर में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं और एनाफेज में जाके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और पोल्स की तरफ में जाने लगते हैं। और टेलोफेज में फाइनली क्रोमैटिन नेटवर्क, जो क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स जो बने हुए थे वो फाइनली वापस क्रोमैटिन नेटवर्क बनने लग जाता है और उनके आसपास में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है। ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। हम लोगों ने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि सेल डिवीजन जो है
दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का ये फेजेस है। फिर फाइनली जब कैरियोकाइनेसिस टेलोफेज तक आता है, खत्म होता है, उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। दैट इज द सेल डिवाइड्स, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड दो सेल बन जाते हैं जिसके अंदर डीएनए क्रोमैटिन नेटवर्क के जैसे होता है। दिस इज माइटोसिस। सेल डिवीजन में ये जो अभी एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, ये है माइटोसिस। सो माइटोसिस is equational division. equational division, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोसिस में जो सेल्स जितने नंबर ऑफ, सपोज ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे माइटोसिस होने से पहले, माइटोसिस होने के बाद में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही है। डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड and this is also diploid. So that is why, since the chromosome numbers remain same, equal before and after the division, so we call mitosis as equational division. तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेल डिवीजन का। एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है सेल डिवीजन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयोसिस। तो सेल डिवीजन का दो टाइप्स है, माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा। मेयोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां पे कि जो कि कहां पे होता है, पहले मेयोसिस ये पढ़ते हैं पहले, कि ये होता है सिर्फ जर्म सेल्स में, गैमेट्स में। गैमेट्स में ही होता है मेयोसिस, और माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और मेयोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल डिवीजन, मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैमेट्स जो है वो पहले 2n, मतलब क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस में बता रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 46 होता है उनमें पहले। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद में क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं गैमेट्स में। ये क्यों होता है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों बनते हैं? व्हाई मेयोसिस हैपेंस? अगर गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स नहीं हुए, अगर फॉर एग्जांपल सोच लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स ही रहे, तो 46 क्रोमोसोम, फादर से 46 क्रोमोसोम आए और मदर से 46 क्रोमोसोम आए, तो कितने हुए? 92। तो फिर तो पता नहीं कैसा टाइप का एक इंसान बनेगा। इसीलिए ऐसा नहीं होता है। होता है मेयोसिस रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, 46 से 23 क्रोमोसोम बन जाते हैं। किसकी वजह से होता है ये? कि 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, और फाइनली 46 क्रोमोसोम, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में, वापस ये रिस्टोर हो गया, वापस उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होना चाहिए, वो वापस 46 हो जाए। इसीलिए मेयोसिस का होना जरूरी है गैमेट्स में। गैमेट्स में 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स होना जरूरी है, इसीलिए मेयोसिस होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है।
46 से 23 या 2n से n। तो ये मेयोसिस कैसे होता है, ज्यादा डिटेल्स में है नहीं आपका क्लास 10 में। सेल साइकिल के G1, S, G2 और M फेज है। ये जो S फेज है जिसमें कि सिंथेसिस फेज या रेप्लिकेशन वाला फेज जो है, इस फेज में एक बार ही सेल क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट करेगा। लेकिन ये जो सेल डिवीजन है यहाँ पे M फेज में, यहाँ पे होगा मेयोसिस। मेयोसिस में सेल डिवीजन जो है 2 बार करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये आपका इतना डिटेल्स में है नहीं ये चैप्टर, फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये मेयोसिस है। मेयोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में होता है, मेयोसिस 1, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2। ये 2 साइकिल्स में होता है। पहले मेयोसिस 1 हो जाता है, फिर उसके बाद में मेयोसिस 2 होता है। 2 बार होता है। सेल जो अभी मैंने बताया कि सेल डिवाइड करता है 2 बार, तो एक बार मेयोसिस 1 होता है, फिर उसके बाद में वापस इंटरफेज आता है। M फेज हो गया, फिर इंटरफेज आया। इंटरफेज में यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करेगा, वापस क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, DNA जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, फिर मेयोसिस 2 में घुस जाएगा। मेयोसिस 2 में वापस मेयोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल division, and meiosis 2 is similar to mitosis. Meiosis 2 is similar to mitosis and it is known as equational division. तो meiosis कहाँ होता है? meiosis होता है गैमेट्स में, जहाँ पे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मतलब 46 से 23 हो गया। ये 2 फेजेस में आता है, मेयोसिस 1 फिर उसके बाद में मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, मेयोसिस 1 में ही रिड्यूस होता है, मेयोसिस 2 में फिर रिड्यूस नहीं होता है। मेयोसिस 2 में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद हुआ, उसी का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है इक्वेशनल डिवीजन होने के बाद में। मतलब मेयोसिस 2 होने के बाद में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो मेयोसिस 1 में क्या क्या होता है? मेयोसिस 1 में भी सेम जैसे माइटोसिस में हम लोग पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वैसे ही इसमें भी होता है, बस साथ में 1 और 2 लगता है इसमें। मेयोसिस 1 में 1, मेयोसिस 2 में 2। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. Similarly, in meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. अब ये रिडक्शनल डिवीजन जो है मेयोसिस 1 में ही जो रिड्यूस होता है क्रोमोसोम, वो कैसे होता है? देखिए, ये क्रोमोसोम है जिसके कि 2 क्रोमैटिड्स है जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड्स, फिर ये दोनों भी हुए सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो फिर ये और ये क्या हो गए? ये और ये बन गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमोसोम है, 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स, मतलब एक फादर से आया हुआ क्रोमोसोम और एक मदर से आया हुआ क्रोमोसोम पास में आते हैं। इन दोनों क्रोमोसोम्स को बोलते हैं
होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? सिमिलर दिखने वाले, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक फादर से एक मदर से आया हुआ जो क्रोमोसोम है, दोनों पास में आते हैं और उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दूसरे वाले क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पास पास में जो क्रोमैटिड्स है उनको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो मेयोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे पास में आते हैं और फिर क्या होता है कि ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ जाता है। ये क्रोमैटिड जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ऐसे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्या होता है कि ये और ये दूसरा, ये ऐसे था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो ऐसे ही रह गया, सॉरी, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या हो गया कि आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दिस हैपन्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो ये बाईवैलेंट बना एक क्रोमोसोम, उसके पास में होमोलोगस क्रोमोसोम आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बाईवैलेंट। बाईवैलेंट बनने के बाद में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। बाईवैलेंट बन गया, बाईवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ गए। ये बाईवैलेंट बनने के बाद में होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का ये वाला पार्ट है ये चला जाएगा इस क्रोमोसोम के ऊपर, और ये वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये ब्लैक और इसके साथ में दूसरा वाला क्रोमैटिड के साथ में ब्लैक एंड ब्लू, और जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है उसके ब्लू के साथ में ब्लैक, और फिर दूसरा वाला क्रोमैटिड ब्लू। सो दिस हैपेंस आफ्टर द मेयोसिस 1। होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, बाईवैलेंट बन के क्रॉसिंग ओवर होता है, और फाइनली ये ऐसा टाइप का वेरिएशन होने के लिए बनता है। मतलब ये होने की वजह से ही वेरिएशन होता है, वेरिएशन हुआ और उसकी वजह से ही एवोल्यूशन होता है। वेरिएशन किसके लिए होता है? फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन हुआ और उसकी वजह से ही होता है एवोल्यूशन। तो ये हो गया मेयोसिस 1। अब मेयोसिस 2 में जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था, सेम वही चीज होता है माइटोसिस में, सॉरी मेयोसिस 2 में। मेयोसिस 1 हो गया रिडक्शनल, और मेयोसिस 2 जो है, मेयोसिस 2 जो है दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ था? 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें क्योंकि हम लोग मेयोसिस 2 पढ़ रहे हैं इसीलिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। इसमें सिमिलरली प्रोफेज 2 में वही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसिक्रेट करेगा, फिर वापस क्रोमोसोम जो है कंडेंस करेंगे। मेटाफेज प्लेट में मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। एनाफेज में वापस स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो लोग पोल्स की तरफ में आएंगे, क्रोमैटिड्स। और फाइनली टेलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया, और फिर हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया मेयोसिस कंप्लीट हमारा। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। सेल साइकिल भी है और सेल डिवीजन दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है वो भी समझ लीजिए। ये सेल है, सेल से G1 S G2 M, G1 जो है
उसमें गैप 1 एस फेज में रेप्लिकेशन, G2 में हो गया हमारा वापस ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो कि एम फेज में लगेंगे। एम फेज जो है उसमें माइटोसिस भी हो सकता है या मियोसिस भी हो सकता है। माइटोसिस कहाँ होगा? हमारे सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस कहाँ होगा? गैमेट्स में। फिर माइटोसिस में क्या हो गया? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।